डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। राजनीतिक दल एक दूसरे को सदाचार का पाठ तो पढ़ाते रहते हैं, मगर खुद उस पर कितना अमल करते हैं, अगर यह देखना हो तो चुनावों के समय उनका आचरण देखना चाहिए। गुजरात विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार थम गया। एक जगह मतदान हो गया, एक जगह आज समाप्त हो जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दलों में एक दूसरे को अपशब्द कहने, मतदाताओं को रिझाने के लिए बढ़ चढ़कर मुफ्त बांटने की घोषणाएं करने की जैसे होड़ लगी हुई थी। हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे सच्चे आरोप लगाते एक दूसरे के स्याह पक्ष उजागर करते हैं। यहाँ तक तो ठीक, मगर चुनाव आचार संहिता की भी परवाह न की जाए तो स्वाभाविक ही उस पर अंगुलियां उठती हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योग प्रशिक्षकों को एक चुनावी सभा में चेक के जरिए उनका मानदेय बांटा तो विपक्षी भाजपा हमलावर हो उठी। आपत्ति उचित थी, मगर अब तो प्रचार थम गया, मतदान भी हो गया। निर्वाचन आयोग इस मामले में जो भी फैसला करना होगा बाद में करता रहेगा। केजरीवाल खुद निगम चुनाव में प्रत्याशी भी नहीं थे कि उनकी सदस्यता पर कोई खतरा पैदा हो। यही हाल गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया। खूब अविवेकपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। विचित्र है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने से न सिर्फ राजनेताओं में कोई हिचक नहीं दिखती, बल्कि प्रतिद्वंद्वी दल उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल भी करने लगते हैं। शायद यह राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है कि इस तरह वे असल मुद्दों से आम लोगों का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, मगर वे अक्सर प्रचार अभियान से गायब हो जाते हैं। पर सवाल है कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग कहाँ रहता है? क्या प्रचार की भाषा राजनीतिक दलों के मतदाताओं को अनैतिक तरीके रिझाने के प्रयास उसकी आंखों से ओझल रहते हैं, या फिर अब इन सब बातों को आचार संहिता के दायरे से बाहर कर दिया गया है? क्यों केजरीवाल जैसे शीर्ष पदों का निर्वाह कर रहे लोग खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और वह चुप्पी साधे रहता है? निर्वाचन आयोग की इसी शिथिलता का नतीजा है कि हर अगले चुनाव में राजनीतिक दल आचार संहिता की धज्जियां कुछ और ढिठाई के साथ उड़ाते नजर आते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग की निष्ठा पर सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करने और आचार संहिता की अवधि कम रखने को लेकर भी वह सवालों के घेरे में रहा। उस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया। फिर आचार संहिता की अवधि इतनी छोटी रखी कि अब तक किसी चुनाव में इतनी छोटी नहीं रखी गई। निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा संरक्षा
का अहम तंत्र है। चुनावों के दौरान उसकी किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण या सोची समझी चुप्पी लोकतंत्र को कमजोर करती है। चुनाव प्रचार के दौरान हर राजनीतिक दल के नेता नियम कायदों की धज्जी उड़ाते देखे जाते हैं। बहुतों के खिलाफ शिकायतें भी आती हैं, मगर चुनाव संपन्न हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग हाथ मलता रह जाता है। सवाल है कि वह कब अपनी स्वायत्तता और अधिकारों का इस्तेमाल कर राजनीतिक दलों को उनकी मर्यादा सिखाने का काम करेगा। जब नियम कायदों को ताक पर रखकर सत्ता और तंत्र की जिम्मेदारियों को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है तो उसके पीछे एक वजह भ्रष्ट तौर तरीके से किसी को लाभ पहुंचाना होता है, मगर ऐसी कारगुजारियों का खामियाजा आखिरकार आम जनता को उठाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी से एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि नौकरशाही में काम करते हुए कोई अधिकारी कैसे सत्ता का केंद्र बन जाता है और अपने कामकाज से लेकर अन्य मामलों में उसे मनमानी करने में कोई हिचक नहीं होती। ऐसा शायद इसलिए होता है कि आमतौर पर ऐसे अधिकारियों को सत्ता का प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके चलते वे अपनी मंशा को बिना किसी हिचक के पूरी कर पाते हैं। विडंबना यह है कि जिन नेताओं को जनता इस उम्मीद से सत्ता में भेजती है कि वे अपने पद का उपयोग आम लोगों के हित और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर काबू पाने में करेंगे, वही भ्रष्टाचारियों का बचाव करने की कोशिश करते दिखने लगते हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार में उप सचिव सौम्या चौरसिया को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित अवैध वसूली और जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। सवाल है कि इतने उच्च स्तर की किसी अधिकारी को अवैध वसूली या भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में मनमानी करने की छूट कैसे मिल जाती है? ऐसी सुविधा उसे कौन मुहैया कराता है? हालांकि इस मामले में जांच प्रक्रिया पूरी और आरोप साबित होने के बाद ही उनकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन फिलहाल उप सचिव की गिरफ्तारी के जो आधार बताए गए हैं वे निश्चित रूप से भारत में पहले से मौजूद भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या की तहों में हर जगह मौजूद रहे हैं। कहा जा सकता है कि जब तक जांच एजेंसियां सक्रिय होकर जांच नहीं करती तब तक ऐसे अपराध बेरोक टोक चलते रहते हैं। खासकर नौकरशाही में कुछ लोग राजनीतिक सह की वजह से बेरोक टोक भ्रष्टाचार से कमाई करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की कानूनी कार्रवाई की जद में आई सौम्या चौरसिया के पद कद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें राज्य में न केवल सबसे ताकतवर अफसर माना जाता था, बल्कि आम धारणा थी कि वे मुख्यमंत्री की बहुत करीबी हैं। अफसोस की बात यह है कि कई मसलों पर सख्त मुख्यमंत्री माने जाने वाले को वक्त पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना जरूरी नहीं लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नौकरशाही में ऊंचे पद पर मौजूद किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोपों का यह कोई
पहला मामला हो। कुछ समय पहले झारखंड में भी खान सचिव को राज्य के खूंटी जिले में उनके उपायुक्त रहते राष्ट्रीय रोजगार गारंटी से संबंधित काम यानी मनरेगा के तहत किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। संपूर्ण विराम।